अब आ गया हमारा बचाव। तो वीड से तो बचा लिया, अनावश्यक पौधों से बचा लिया, पर हम जानवरों से कैसे बचाएंगे? कई बार कुत्ते घुस जाते हैं, गाय घुस जाती हैं, तो उनसे भी हमारा रख रखाव ज़रूरी है ताकि हमारी फसल ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए हम, आपने देखा होगा, मेड़ बनाते हैं ऐसी कांटेदार, जहाँ पे हमारी गाय बैल जो हमारी फसल लगी हैं वहाँ पे घुस ना पाए, ठीक है। या फिर हम, कई बार आपने देखा होगा कि काग भगोड़ा, जैसे हम स्केरक्रो भी बोलते हैं, वो हम कई बार लगा के रखते हैं ताकि हमारी चिड़िया, कौवा, काक भगोड़ा जैसे उसका नाम ही है, ये सब हमारे पौधों के ऊपर ना आए और डर के वो दूर रहें उनसे और हमारे पौधे खराब ना हों। कीट जितने भी हो गए, जीवाणु हो गए, उनके लिए हम रसायनों का उपयोग करते हैं। इन सब से हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अपनी फसल है उसको बचा के रख सकें। इतने महीने की मेहनत जो हमारी जब पूरी हो जाती है तो आखिरी में बारी आती है हमारी जुताई की। हमने अपनी फसल अच्छे से तैयार कर ली, हमें 5-6 महीने मेहनत करके, सारी चीज़ें करके, उसकी सिंचाई करके, उसका बचाव करके, हमें जब अपनी फसल हाथ में आती है तो हम उसकी कटाई और गहाई करते हैं। पकने के बाद हमें कटाई करना होता है। तो ये हम किस प्रकार से करते हैं? या तो हम कई बार हंसिए का उपयोग करते हैं या दरांती का उपयोग करते हैं, पर ये हम तभी करते हैं जब हमारे छोटी छोटी खेत की फसलें हों, मतलब हमारे पास इतना समय हो। पर जैसे बड़ी खेतें होती हैं तो वहाँ पे हम एक हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। हार्वेस्टर क्या, जो काम हमारा एक हंसिया कर रहा है वैसे ही सेम काम वो हार्वेस्टर करता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हार्वेस्टर भी हमारी फसल को काटते हुए इसमें स्टोर करता जाता है, जिसे हम बाद में निकाल लेते हैं। तो हमारी जो अलग अलग फसलें होती हैं उनकी सबकी प्रोसेस अलग होती है। मतलब आप गेहूं को तो हंसिए से निकाल सकते हैं, हार्वेस्टर से निकाल सकते हैं, पर क्या आप फलों के साथ वो काम कर सकते हैं? तो नहीं, फलों को हमें हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। हम अपने पूरे पेड़ को नहीं उखाड़ सकते हैं, तो हमें एक एक करके हाथ से फलों को तोड़ना पड़ता है। पर हमारी जो गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये सब जो हम ज़मीन में उगा रहे हैं, इसको हम पूरा एक बार में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम हार्वेस्टर का उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारा अगर गेहूं की फसल अलग अलग हो गई है तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है गहाई करने का। गहाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे दाने हैं, मतलब हमें गेहूं की पूरी फसल तो में से हमें सिर्फ गेहूं के दानों से मतलब होता है, तो उनको अलग अलग करना भी हमारा, आपको घर पे जो आती होगी वो सिर्फ गेहूं के दाने मिलते होंगे, तो वो कैसे की जाती है? वो गहाई के कारण किया जाता है। इसके लिए हम थ्रेशर का उपयोग करते हैं, प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो ये हमारा या तो बेलन के द्वारा होता है या फिर हम बैलों के से हम एक बेलन जैसी वस्तु को चलवाते हैं, तो जो हमारे जितने भी दाने हैं वो भूसे में से अलग हो जाते हैं, और भूसा और दाने को अलग अलग करके एक थ्रेशर में डाल के हम सिर्फ दानों को निकाल लेते हैं और हमारा भूसा अलग हो जाता है, जिसको हम दूसरे किसी चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, हमारे पास अनाज भी आ गया है या फल आ गए हैं जो हमारी फसल थी जिसके लिए हमने लगाया था, चावल हो गए या फिर मूंगफली हो गई, दाल हो गई, ये सब हमने हार्वेस्ट कर लिया है, हमने उनकी कटाई कर ली है और हमने उनकी गहाई भी कर ली है। इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप होता है उनका भंडारण, स्टोरेज। स्टोरेज में क्या करना है? स्टोरेज हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें पूरे साल भर के लिए वो चाहिए। अगर हम उन्हें ऐसे ही रख देंगे, हवा में खुले में रख देंगे, तो हवा के कारण वो ख़राब हो सकते हैं। अगर पानी पड़ेगा उसमें बारिश का तो भी ख़राब हो सकते हैं और हमें साल भर के लिए फसल हमारी ख़राब हो जाएगी
हमें सिर्फ कुछ महीनों के लिए गेहूँ मिल पाएगा या चावल मिल पाएगा और पूरे साल हम नहीं उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए इनका भंडारण हमारा काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो अलग अलग चीज़ों का भंडारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, काफ़ी साइलोज जो होते हैं, जिनको कोठी भी बोलते हैं हम या गोदाम बोलते हैं, उसमें हम अपने जो फसल है, जो अनाज है, उनका रखते हैं, उनको सुरक्षित तरीके से। इनको नमी से बचाना ज़रूरी होता है, चूहे ना लगें, कीड़े ना लगें। इसलिए जैसे हम पहले रसायनों का उपयोग कर रहे थे, वैसे ही कुछ रसायनों का उपयोग करके भी हम इनको बचा सकते हैं। या फिर हम धातु से बनी किसी कोठी में रख सकते हैं ताकि इसमें पानी ना पड़े और हमारे अंदर जो अनाज है वो ख़राब ना हो। इसके लिए सरकार जो है, सरकार के, राज्य सरकार के भी द्वारा हमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हम उनको बेच सकते हैं और हमारी सरकार हमारी जो जितनी भी अनाज उपज हुई है उसको एक कोई अच्छे से स्टोरेज जगह पे, जहाँ पे वो सारी कीड़ों से और चूहे से, बाकी चीज़ों से बची रह सके, उसका वेयर हाउस जैसी जगह में रख के सहेजते हैं। ये काम किया जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो FCI होता है, जो सरकार का होता है, उनको बेच के किया जाता है। ये तो हमारे अनाज हो गए, पर हम फलों की भी और सब्जियों की भी तो फसल लगाते हैं। तो उनका कैसे हम भंडारण करते हैं? तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जो शीघ्र ख़राब हो सकती है। जैसे आप घर पे भी फल लाते हैं तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन में वो ख़राब होने लगते हैं। तो इनको हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि ये हमारे पास ज़्यादा दिनों तक मिल पाएँ। शीत भंडारण गृह बोलते हैं हम उसको हिंदी में। और वहाँ पे तापमान कम होता है ताकि हमारे जो सूक्ष्म जीव जैविक हैं, जो ख़राब कर सकते हैं हमारे फलों को, वो भी मर जाएं और सड़ने और गलने से हमारे फल सब्जियां बच सकें। तो अनाज के लिए हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, वहीं हम जो हमारे फल सब्जियां वगैरह हो गए, उनको सड़ने से बचाने के लिए हम ठंडी जगह पे रखते हैं ताकि उसमें कोई कीड़े ना लगें। तो हमने सारी अपनी जो 7 प्रोसेस हैं वो देख ली कि क्या क्या होती हैं। तो पहला कि हमने सॉइल तैयार कर लिया अपना, हमने बीज लगा लिया। सॉइल तैयार करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि प्लाइंग होगी, और वहाँ पे हमने जब बीज डाला तो बीज कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर हमने खाद तैयार किया, उसके बाद हमने उसमें उर्वरक डाले। जिस प्रकार की हमारी फसल होगी उस प्रकार के उर्वरक होने चाहिए, या तो वो नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। एक बार हमने उर्वरक डाल दिए तो उसके बाद हमने उसकी सिंचाई की। सिंचाई करने के बाद जब एक बार सिंचाई हो गई तो हमें उनको बचाना है, हमारे जो अनावश्यक पौधे हैं उनसे। अनावश्यक पौधों से बचाने के बाद हमें जीव जंतुओं से बचाना है, चिड़िया से बचाना है, और जो हमारे जानवर हैं उनसे पौधों को बचाना है। तो हमारा उनका बचाव भी आ जाता है। ये सब करने के बाद हम आखिरी में अपने फसलों की कटाई करते हैं, गहाई करते हैं, ताकि जो हमें एंड प्रोडक्ट है, जो आखिरी में हमारे पास घर तक आ रहा है, जैसे गेहूं के दाने हो गए, फल हो गया, चावल हो गया, या फिर दाल हो गई, तो वो जो हमारे पास आखिरी में आ रहा है वो हमें हार्वेस्टिंग करके मिलता है, कटाई करके, गहाई करके मिलता है। इसके बाद हमें साल भर इन्हें रखना है तो हम एक स्टोरेज भंडारण गृह बनाते हैं। भंडारण गृह में रखते हैं फलों के लिए, सब्जियों के लिए जो जल्दी ख़राब हो जाती है उनका कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। वहीं जो हमारे दूसरे हैं उनको साइलों में रखते हैं, या फिर जो हमारा बड़े बड़े भंडारण गृह होते हैं टीन के बने हुए, वो सब वहाँ पे रख सकते हैं, जिनमें हम कीटनाशक वगैरह डाल के रखते हैं ताकि हमारी फसलें ज़्यादा समय तक रह सकें और उसमें कीड़े ना लगें। हमने अभी देखा कि हमारे जो फसलें पौधों से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम
कृषि उत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम कई हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं वो पशुओं से भी आती हैं, इसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इंग्लिश में, या हमारे जो जीव जंतुओं से खाद्य पदार्थ आते हैं। तो ये कौन से पदार्थ हो गए, जैसे कि आपका दूध हो गया, आपके अंडे हो गए, मछलियाँ हो गई, या फिर आपके लिए शहद हो गया। तो ये सब हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। दूध उत्पादन में हम क्या करते हैं कि गाय और भैंस दोनों की संख्या जो होती है वो ही सर्वाधिक होती है। हम काफ़ी कम देखेंगे कि ऊँट का दूध या फिर किसी और चीज़ का दूध पी रहे हैं, गाय या भैंस का ही दूध होता है। इनको हम डेयरी फार्म में रखते हैं, डेयरी फार्म में पाला जाता है, और जो हम जैसे फसलें निकाल रहे थे उसमें से जो हम भूसा मिलता है उसको खिलाते हैं इन्हें। हम जितना ज़्यादा फसलों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपने जानवरों का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पे हम जो हमारी भूसा है वो सब खिलाते हैं, या फिर जिस प्रकार से हमें अपने फसलों को उर्वरक देने पड़ते थे, पोषक तत्व देने पड़ते थे, उसी तरह से हमें अपने जानवरों को, गाय भैंसों को भी खिलाना, पोषक तत्व देने पड़ते हैं ताकि वो ज़्यादा दूध दे सकें। ऐसा देखा गया है कि जो हमारे भैंस का दूध होता है वो ज़्यादा मिलता है और गाय का दूध कम रहता है। अगला आता है हमारा कुक्कुट पालन। इसमें जो हम अंडे खाते हैं या फिर हम मुर्गी खाते हैं, तो इनका जो पालन किया जाता है, जिसे हम मुर्गी के पालन को कुक्कुट पालन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि ज़्यादा गर्मी ना हो। ज़्यादा गर्मी होने से जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनको दिक्कत हो सकती है, उनके जो वो अंडे दे रहे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में हम मछली का पालन करते हैं। मछलियों को हम नदी में तो नहीं, नदी से ही निकाल के लेके आते हैं, तो वहाँ पे जैसे उनको कई सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, वो अपने से खुद से ढूंढ लेती है। पर जब हम उसको किसी एक क्लोज्ड तालाब में या फिर कोई और जगह पे रखते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उनको सारे पोषक तत्व मिल पा रहे हैं कि नहीं। आखिरी में आता है हमारा मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन में हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें शहद मिल सके। शहद मिलने के लिए मधुमक्खियों को हमें रखना पड़ता है। यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं वो किस तापमान में रह पा रही हैं, वरना जो हमारा शहद है वो जितनी मात्रा में मिलना चाहिए हमें वो भी नहीं मिल पाएगा। और इसलिए इन्हें एक विशेष बक्से में रखा जाता है। उस बक्से का हम एक कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं ताकि हम जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं उनका पालन अच्छे से कर सकें। जो मधुमक्खी से हमारा प्राप्त शहद होता है, इसको हम वायुरोधी बोतलों में रखते हैं, ताकि जो हमारा हवा के कारण ख़राब हो सकती है, आप कभी भी देखेंगे शहद को हम खुले में नहीं रखते हैं क्योंकि वो हवा के कारण ख़राब हो सकती है। तो इसलिए जो हम एक कृत्रिम रूप से बक्सा भी बनाते हैं जहाँ पे मधुमक्खी रखते हैं, उसके बाद जो हम उससे शहद निकालते हैं उसको भी एक वायुरोधी जगह पे संग्रहित करते हैं ताकि हमारी मधुमक्खियों से जो शहद मिला है वो ज़्यादा समय तक रख सकें। इसके साथ साथ हमें मधुमक्खी से मोम की भी प्राप्ति होती है जो हम कई जगहों पे उपयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी कृषि उत्पादन है, उसी प्रकार से हमारा पशुओं के द्वारा भी, जीव जंतुओं के द्वारा भी जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उसका भी एक अलग से एनिमल हस्बेंड्री करके, जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। धन्यवाद।